हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। आप लोग जो कि आर ओ का एग्ज़ाम 27 जुलाई को होने वाला है उसमें आप लोग बैठेंगे। ठीक है। और आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है। हम छोड़ेंगे नहीं आपको जब तक आप लगे रहेंगे। ठीक है। तो आर ओ की हम तैयारी करेंगे और ये क्लास आर ओ के हिंदी सेक्शन के लिए को डिफाइन करेगी। ठीक है। और आज की ये स्ट्रैटेजी क्लास है जिसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है। इससे पहले प्रयाग सर ने कल क्लास ली है और आपने उम्मीद है कि देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख ले। ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहेगी वो। ठीक है। तो आर ओ के लिए हम लोग बात करते हैं हिंदी सेक्शन में। ठीक है। आपको पता है कि जो हिंदी की जो क्लास है, ठीक, आपको पता है जो कि अब आने वाला एग्जाम पहले क्या था कि जीएस और हिंदी दोनों अलग अलग टाइम में हुआ करते थे। जैसे कि दोनों में लगभग 1 घंटे का डिफरेंस हुआ था, 1 या 2 घंटे का डिफरेंस मिलता था, जिसमें आप अपनी तैयारी को रिवीजन कर लेते थे 1 2 2 घंटे में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब दोनों ही जो पेपर हैं वो एक साथ होंगे। ठीक है। आपको बीच में कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा और टोटल 200 अंक का पेपर होगा। ठीक है। 200 मार्क्स का होगा पेपर। तो जिसमें से जीएस के 140 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। जीएस और हिंदी होगा। ठीक है। जीएस के 140 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के आएंगे 60 क्वेश्चन। आपको टॉपिक्स के बारे में आपको पता ही है कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। टोटल 6 टॉपिक हैं प्री में। ठीक है। और हम आपको प्री के साथ साथ हम ये जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ प्री के लिए नहीं होगी, वो मेंस के लिए भी होगी। ठीक है। तो जैसे कि जीएस में प्री में, ठीक है, प्री में 140 क्वेश्चन बनेंगे, वैसे ही मेंस में भी जीएस में 120 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी लगभग 260। ठीक है। 260 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। जीएस के लिए, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ठीक है, यूपीजी के, ये सब चीज़ें देखेंगे जो कि हमारे प्रयाग सर बहुत बेहतरीन क्लास ले रहे हैं। ठीक है। तो उनको आप फॉलो कीजिए। जिसका सेक्शन हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। और जिसके हमको पता है कि 60 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से 6 टॉपिक्स आएंगे, जैसा कि शुद्ध वर्तनी हो गया, पर्यायवाची हो गया, ठीक है, विलोम शब्द हो गए, ठीक है, तत्सम तद्भव हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए। ठीक है। ये इस तरह से कुछ 6 टॉपिक बनेंगे आपके लिए। ठीक है। जिसमें से 60 प्रश्न आएंगे। और अगर बात की जाए मेंस की, ये तो प्री वाला था, अब मेंस के बारे में बात की जाए तो टोटल 5 टॉपिक होंगे। ठीक है। मेंस में 5 टॉपिक आएंगे और जो, ठीक है, प्री में 6 टॉपिक आएंगे। कौन सा टॉपिक नहीं होगा? वो होगा पर्यायवाची का। ठीक है। पर्यायवाची का टॉपिक नहीं होगा, यानी पर्यायवाची का टॉपिक हट जाएगा। ठीक है। मेंस में पर्यायवाची की जगह पर मुहावरे एवं लोकोक्तियां स्थान ले लेंगी। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी, अब हिंदी के बारे में बात की जाए तो हिंदी भी अलग तरह की होती है। ठीक है। जो आपको पता है कि हिंदी में कौन कौन सी सेक्शन बनेंगे। हिंदी में आ जाएगा व्याकरण। ठीक है। व्याकरण। उसके बाद, ठीक है, साहित्य भी आएगा, लेकिन साहित्य से हिंदी के अंतर्गत साहित्य है, लेकिन साहित्य का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। ठीक है। लेकिन हम लिख ले रहे हैं साहित्य और, ठीक है, और क्या हो गया हिंदी हो गया, साहित्य हो गया और शब्द ज्ञान हो गया। ठीक है। शब्द ज्ञान। ठीक है। शब्द ज्ञान के साथ साथ हम आलेखन के बारे में भी चर्चा करेंगे। आलेखन जो कि मेंस में देखेंगे हम। ठीक है। आलेखन। ठीक है। आलेखन का यूज मेंस में होगा। ठीक है। साहित्य के बारे में अगर देखा जाए तो साहित्य का प्री में कोई भी रोल नहीं है, लेकिन हाँ मेंस में रोल है। मेंस में साहित्य जो कि करंट में चल रहा है, जैसे कि कौन सा साहित्य बना है, ठीक है, या साहित्य कैसे लिखा जाता है, ठीक है, राइटिंग में, एसे में, ठीक है, जो कि निबंध में साहित्य का काफी ज्यादा भूमिका रहेगी। ठीक है। तो आप ये जो कि करंट से जो भी रिलेटिव न्यूज हैं वो आप साहित्य में देख पाएंगे, कौन सा साहित्य बना है, किसने लिखा है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं प्री में इसका कोई रोल नहीं, यानी कि साहित्य से प्री में क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है। व्याकरण में आपको देखें, व्याकरण में जैसे कि ये जो 6 टॉपिक हैं ये सब व्याकरण के अंतर्गत आते हैं और आप इनको बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे इस क्लास में। ठीक है। आने वाली क्लासों में और इस क्लास में भी। शब्द ज्ञान के बारे में बात की जाए तो आपका शब्द जो भंडार है वो ज्यादा ज्यादा हो, एक कोशिश करें आपका जो शब्द भंडार ज्यादा ज्यादा हो सके, क्योंकि ऐसा होगा कि जब शब्द भंडार आपका ज्यादा होगा तो आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में
प्रश्नों का हल करने में आसानी रहेगी। और ये जो आपका शब्द भंडार प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, ये शब्द भंडार, क्योंकि कहते हैं ना, शब्द होंगे तो ही आप निबंध भी लिख पाओगे, तो ही आप इन प्रश्नों को हल भी कर पाओगे। ठीक है, इनफैक्ट शब्दों का भंडार जितना अच्छा होगा, निबंध की जो सुंदरता होगी, ठीक है, वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं, चलो ये तो हो गया हमारे हिंदी में। ठीक है, अब बात करते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, और क्या क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि पहले हम क्या क्या पढ़ना चाहिए, शुरुआत में किससे करनी है। ठीक है, तो शुरुआत के लिए हम विशेष्य और विशेषण को देखेंगे। ठीक है, जो कि 10 प्रश्न बनेंगे, विशेष्य और विशेषण, 10 प्रश्न और 10 अंक। ठीक है, 10 नंबर के लिए। आपको पता है कि विशेष्य और विशेषण में, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि विलोम शब्द, आप इससे ज्यादा परिचित हो, लेकिन विशेषण और विशेष थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको पता हो कि विशेष और विशेषण में, ठीक है, एक कामता प्रसाद गुरुजी थे। ठीक है, आपको पता होगा कामता प्रसाद गुरुजी के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने एक विशेषण की एक परिभाषा दी थी, जो कि काफी ज्यादा पूछी जाती है, और इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने इस परिभाषा से रिलेटेड आपको बताया था। ठीक है, कि जो विशेषण होता है वो क्या होता है, संज्ञा है सर्वनाम की व्याप्ति को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? संज्ञा है सर्वनाम की, ठीक है, लिख लेते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करता है। सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करता है। ठीक है, मर्यादित करता है। ठीक है, देखो, संज्ञा व सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करता है विशेषण। ठीक है, अब विशेष के बारे में बात की जाए तो, ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बताए, जो विशेषण, ठीक है, जैसे कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है। ठीक है, जैसे कि संज्ञा हो गया, संज्ञा भी एक जगह पर विशेष्य का काम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा तत्सम और तद्भव शब्द। जैसे कि हमने जो पहली क्लास में देखा था कि जो संस्कृत से ही तत्सम शब्द लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो तत्सम शब्द हैं वो कहां से लिए गए, वो संस्कृत से ही लिए गए हैं। ठीक है, और जो विकृति होती है, ठीक है, तत्सम शब्दों की जो विकृत होती है उससे तद्भव शब्द बनते हैं। ठीक है, तो इनको भी बहुत अच्छे से देखेंगे, और ये सब तभी मुमकिन है, ठीक है, तभी पॉसिबल है जब आपका जो शब्द भंडार है वो अच्छा होगा और शुद्ध होगा। ठीक है, इसीलिए हमें जो शुद्ध शब्दों का भंडार बहुत ज्यादा करना है, जिससे कि हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, वो सभी बहुत अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। वाक्य एवं बर्तनी शुद्ध, ठीक है, वाक्य एवं बर्तनी शुद्ध में हम बात करते हैं। ठीक है, तो वाक्य एवं बर्तनी शुद्ध में वाक्य बर्तनी के लिए भी शब्द भंडार आपका अच्छा होना चाहिए, जबकि आपका शब्द भंडार जितना ज्यादा शुद्ध होगा आपकी बर्तनी उतनी ज्यादा शुद्ध होगी। ठीक है, और यही तो पूछा जाता है, जो 10 आपके प्रश्न बनेंगे वो वाक्य एवं बर्तनी से ही हो सकते हैं। ठीक है, आपसे कोई एक शब्द, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, उनमें से पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक है, ये सब आप तभी पता कर सकते हो जब आपकी बर्तनी शुद्ध होगी। ठीक है, जब आपके शब्द भंडार शुद्ध होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम वाक्य एवं बर्तनी शुद्ध को देखेंगे। अब वाक्य के बारे में बात की जाए तो वाक्य में भी बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। कैसे? ठीक है, जैसे कि वाक्य के बारे में बात की जाए तो वाक्य, ठीक है, वाक्य में अगर शुद्धि के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो वाक्य देखो, वाक्य में दोष किस तरह के हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। वाक्य में दोष, ठीक है, तो वाक्य में संज्ञा संबंधी दोष हो सकता है, संज्ञा के साथ दोष हो सकता है। ठीक है, संज्ञा और शब्द दोष हो सकता है, शब्द दोष। ठीक है, कारक दोष हो सकता है, कारक दोष हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्रिया से भी दोष पैदा हो सकता है, क्रिया दोष। ठीक है, लिंग भी असर करता है। ठीक है, लिंग से संबंधित दोष हो सकता है, लिंग और वचन, लिंग या वचन से संबंधित दोष हो सकता है। ठीक है, अनुपयुक्त शब्द का भी दोष होता है, मतलब ऐसे शब्द जो अनुपयुक्त हो वाक्य में, यानी कि जिनकी जरूरत ना हो। ठीक है, तो हम अनुपयुक्त भी लिख लो, अनुपयुक्त।
ठीक है। अनुपयुक्त दोष, ठीक है। तो कारक दोष हो गया, क्रिया दोष हो गया, ठीक है। सर्वनाम दोष भी होगा, ठीक है, सर्वनाम दोष, ठीक है। तो इस तरह से वाक्यों के अंदर बहुत सारे आप दोषों को देखोगे। अव्यय दोष भी हो जाएगा, ठीक है, अव्यय दोष, ठीक है। इस तरह से हम दोषों के बारे में देखेंगे, ठीक है। वाक्य को देखो, वाक्य बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको इन सभी दोषों में आपको पारंगत किया जाए, ठीक है, कि गलती से भी कोई गलती होने के चांसेस ही खत्म कर देने हैं। आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करानी है कि, ठीक है, कि किसी भी प्रकार के दोष को आप बहुत अच्छे से पहचान सकें और उसका सही से, ठीक है, सही से पकड़ मजबूत कर सकें और अपना आंसर ला सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमको पता है कि जैसे कि हमारा 60 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब ये प्री का हो गया, अब मेंस में बात करते हैं, मेंस की हिंदी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपको दिखा देते हैं एक बार। ये रहा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर टोटल 5 टॉपिक बनेंगे, ठीक है, और आधे घंटे का समय होगा, ठीक है, मेंस में, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे कि प्री में हिंदी ऑब्जेक्टिव रहेगी, वैसे ही मेंस में भी ऑब्जेक्टिव रहेगी, ठीक है। इसमें भी हम विलोम शब्द देखेंगे, बाकी हम वर्तनी शुद्ध देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे, तत्सम तद्भव देखेंगे और विशेष और विशिष्ट देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पर्यावरण नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन प्री में है, ठीक है, प्री में है लेकिन मेंस में नहीं है, ठीक है। इसके स्थान पर मुहावरे एवं लोकोक्तियां जगह ले लेंगी, ठीक है। अब देखो वहां पर क्या था कि वहां पर 10-10 थे, ठीक है, यानी कि 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न बने थे। लेकिन क्या होगा कि जब आधे घंटे यानी 30 मिनट का समय होगा तो 30 मिनट में 6 12 36 18 24 56 30 यानी कि टोटल 30 ही क्वेश्चन बनेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। वहां पर क्या था कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, जबकि जो मेंस में हम देंगे टोटल 5 टॉपिक से, तो वहां पर 6 प्रश्न होंगे एक टॉपिक से और उस, ठीक है, 6 प्रश्न जो 2 नंबर के होंगे ना कि 1 नंबर के, और इस तरह से 12 अंक बनेंगे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो नंबर होगा, ठीक है, 12 पंचे 60, यहाँ पर भी 60 नंबर मिलेंगे आपको और प्री में भी 60 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा देख लो एक बार, ठीक है, प्री में भी 60 अंक मिलेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे ये अंक? 120, ठीक है ना, जो कि ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे आपको, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें आपको अपनी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी एवं आलेखन की, ठीक है, जो कि हिंदी का ही एक पार्ट है, ठीक है, जो कि चौथा हिस्सा हमने बताया था। साहित्य का तो रोल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, जो करंट में जो भी 1 साल के अंतर्गत जो साहित्य में जो बदलाव हुए, जो नए नए साहित्य का प्रकाशन हुआ, ठीक है, और साहित्य कैसे लिखा जाता है, ठीक है, लास्ट में क्या नाम पड़ता है, ये सब चीजें, ठीक है, दाईं तरफ क्या होगा, किस तरह लिखा जाएगा, ये सब बस आपको पहचानना आना है, ठीक है। अब साहित्य होगा, साहित्य को देखोगे तो वर्तनी शुद्ध आसानी से आप कर लोगे, ठीक है, और शब्दों का भंडार भी आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साहित्य सामान्य हिंदी में आलेखन के बारे में बात की जाए तो ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जैसा कि आप बचपन में सब्जेक्टिव पेपर देते होगे, ठीक है, थ्योरेटिकल मामले में आपको एक निबंध दिया जाएगा, आप, ठीक है, उस निबंध को आप लिखोगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा ये, और इसमें अब एक गद्यांश दिया जाएगा जिसका शीर्षक होगा, सारांश होगा और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, ठीक है। तो शीर्षक कितने नंबर का होगा? शीर्षक लगभग 3 नंबर का होगा, ठीक है, शीर्षक 3 नंबर का होगा, सारांश 6 नंबर का होगा, और जो 3 रेखांकित अंश हैं, ठीक है, यानी कि प्रत्येक अंश 3 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल 12 नंबर का ये 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, ठीक है, 12 नंबर की, ठीक है। अब देखो व्याख्या कैसी करनी होगी, इस चीज को ध्यान रखो। जैसे कि व्याख्या इस तरह की होनी चाहिए कि आप, जैसे कि कोई भी एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, और उसके नीचे एक अंडरलाइन दी गई है, ठीक है, एक अंडरलाइन दी गई है, तो सिर्फ उस अंडरलाइन की ही एक प्रॉपर व्याख्या होनी चाहिए, ठीक है, ना एक्स्ट्रा कुछ आपको ऐड करना है, ना ही जो गद्यांश को आप पढ़ते चले आए हैं या पूर्वाग्रह जो आपने गद्यांश पढ़ा हो उस टाइप का, तो उसके हिसाब से भी आपको उत्तर नहीं देना है। आपको बस एक जो अंडरलाइन दी गई है उस अंडरलाइन को, ठीक है, अंडरलाइन को अच्छे से डिफाइन करना है, जिससे कि कहते ना कि भाव ना बदले। समझ में आ रहा है मेरी बात? भाव नहीं बदलना चाहिए,
जो अंडरलाइन है उसका भाव नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें व्याख्या करनी होगी कि जिस जिस शब्द पर या जिस वाक्य पर जो अंडरलाइन है उस शब्द और उस वाक्य की जो भाव है वो ना बदले, और हम उसको अच्छे से डिफाइन करना होगा। तो टोटली 12 अंक का प्रश्न बनेगा, ठीक है, जिसमें कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी पूर्वाग्रह से संबंधित आपने जो गद्यांश पढ़ा हो उससे रिलेटेड कोई भी आप नहीं करोगे, कोई भी टिप्पणी नहीं करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आने वाले सेक्शन में आएगा सेकंड, ठीक है, किसी दिए गए सरकारी पत्र का साड़ी रूप में सार लिखना, ठीक है। सरकारी पत्रों को देखेंगे हम, ठीक है, कौन से सरकारी, जैसे कि ऑफिशियल ऑफिस में जो पत्र आते हैं, ठीक है, कोई भी सरकारी पत्र लिखना हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे, अलग अलग क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। कैसे करना है इनको, कैसे किस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। टोटल ये 15 अंक का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, सरकारी पत्र के लिए। उसके बाद पत्राचार के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला होगा शासकीय या अशासकीय पत्र, दूसरा होगा कार्यालय आदेश, ज्ञात या परिपत्र, विज्ञप्ति हो सकती है, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन एवं अनुस्मारक, ठीक है। तो पत्राचार के अंतर्गत हम इन 3 मुख्यतः टॉपिक को देखेंगे, जिसमें शासकीय अशासकीय पत्र, ठीक है, कार्यालय आदेश, ज्ञात या परिपत्र, विज्ञप्ति देख सकते हैं, टिप्पणी और प्रतिवेदन अनुस्मारक, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो शासकीय अशासकीय पत्र आपको पता होगा, ठीक है। आदेश के बारे में बात करते हैं हम, आदेश के बारे में, आदेश और विज्ञप्ति के बारे में, ठीक है। इस टाइप के पत्रों को देखेंगे। आपको पता है कि पत्र 2 टाइप के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र, ठीक है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अब आदेश और विज्ञप्ति के बारे में बात की जाए, जैसे कि विज्ञप्ति, जैसे कि मान के चलो आरओ का एग्जाम हुआ, ठीक है। अब आरओ का एग्जाम होने से पहले विज्ञप्ति निकाली गई, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, अच्छा खासा अनुच्छेद आया, ठीक है, जिसको हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं आर्टिकल को ही, ठीक है। तो वो अनुच्छेद आया, आर्टिकल आया न्यूज़पेपर में यानी अखबार में, तो वहां पे लिखा था कि आरओ का एग्जाम होना है, और लगभग सरकार ने को आदेश दे दिया गया है कि, ठीक है, या सरकार ने आदेश दे दिया है कि आरओ का एग्जाम शीघ्र अतिशीघ्र कराया जाए। 3-4 महीने का समय दे दिया गया है, और लोगों से, जो भी विद्यार्थी हैं उनसे बोला गया है कि आप लोग आवेदन करने के लिए तैयार हो जाइए, और अपनी जो पढ़ाई को आप रोके रखे हैं आरओ के लिए वो आप सुचारू रूप से शुरू कर दें फिर से, ठीक है, क्योंकि 27 जुलाई को एग्जाम होना तय है। तो ये है कि जब आरओ का जो विज्ञप्ति निकली, अब जरूरी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो आरओ में फॉर्म नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ हो सकता है सिर्फ पीसीएस के लिए पढ़ाई करेंगे, कुछ हो सकता है कि जिनका ड्रीम हो कि वो आईए से नीचे पढ़ाई करेंगे ही नहीं, आईए से नीचे एग्जाम फॉर्म डालेंगे ही नहीं, हो सकता है वो लोग ना डालें। तो क्या अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी सरकार है वो उनको पनिश करेगी, उनको दंड देगी कि नहीं हमने विज्ञप्ति डाली थी, आपको आवेदन करना चाहिए था, अगर आवेदन नहीं करेंगे तो हम आपको पनिश करेंगे, दंड देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन 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 अगर बात कार्यालय आदेश की बात की जाए, तो जैसे कि बहुत सारे सरकारी विद्यालयों की मान्यता, ठीक है, मान्यता से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या किसी भी चीज की कोई समस्या आती है, जैसे कि वहां पर कोई भी काम होना है, तय हुआ है, ठीक है, तो उस विद्यालय या उस सरकारी आवास में या उस सरकारी ऑफिस, ठीक है, उस सरकारी जगह को जब कोई पत्र भेजा जाता है तो वो आदेश स्वरूप होता है। जब कोई सीनियर, या यही समझ लो, जब कोई सीनियर अपने जूनियर को किसी रिटर्न के माध्यम से कोई पत्र भेजता है तो वो आदेश होता है, और वो मानना ही मानना होता है। अगर वो नहीं माना जाता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है, पेनाल्टी लगती है, ठीक है। तो इस तरह के हम पत्र देखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 24 अंक का, ठीक है। ज्यादातर लोगों के 24 अंक हो जाते हैं, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे ध्यान देखना है, क्योंकि देखो 24 अंक हैं और बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, ठीक है। आपने ये सब ऑलरेडी बचपन से आप ये पढ़ते चले आए, बस आपने कभी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो ये मान के चलो हमें आपको याद कराना है, जैसे कि, ठीक है, हमें आपकी जो मेमोरी है ना उसको फिर से सुचारू रूप से चलाना है। आपकी जो पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ते हुए नए ज्ञान को आपको समन्वय सम्मिलित करके आपको आगे बढ़ना है, जिससे कि आपको बहुत सारी समस्याएं ना पैदा हो, ठीक है। आपको कुछ नया ना लगे, आपको ऐसा लगे कि सब कुछ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और सब कुछ पुराना पुराना लगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी थ्योरी का मामला
काफ़ी कुछ किया है थ्योरी के मामले में, आपने काफ़ी कुछ लिखा है, आपने बहुत सारी टिप्पणियां लिखी हैं बचपन से लेकर अब तक, ठीक है। बस उन्हीं से जोड़ते हुए हमें आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें प्रशासनिक व वाणिज्यिक शब्दावली होंगी, ठीक है। अंग्रेजी से हिंदी बनाना, हिंदी से अंग्रेजी बनाना, मुहावरे और लोकोक्ति, जैसे कि हमने आपको बताया था पर्यायवाची की जगह किसने ले ली है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां ने ले ली है, ठीक है। अब प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियां, देखो ऐसा होगा कि कुछ ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे जो प्रशासनिक रूप से जरूरी होंगे, ठीक है। उनका आपको जैसे कि बताया जाएगा कि कोई भी शब्द होगा, ठीक है, उसका बताया जाएगा कि इसका हिंदी लिखो। अनुच्छेद ही ले लो, आर्टिकल, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं और अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। तो यही मान के चलो कि आपसे अंग्रेजी में दिया गया आर्टिकल की हिंदी क्या होती है, ठीक है। तो एक ऑप्शन होगा आर्टिकल, अंग्रेजी से हिंदी बनाओ, तो वहां पे लिखा है आर्टिकल, तो आर्टिकल की हिंदी अनुच्छेद, ठीक है। और हिंदी में दिया गया है कि अनुच्छेद दिया गया है, बताया गया, उसमें पूछा गया है कि इसको अंग्रेजी बनाओ, तो अनुच्छेद की इंग्लिश आर्टिकल। इस तरह से आप अपने शब्दों को ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपका शब्द भंडार बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जो कि हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपका शब्द भंडार बहुत अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और बने रहिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए, जिसमें एक्सेल, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने ट्रिपल सी कर रखा है, ओ लेवल का भी डिप्लोमा लिया होगा। अगर आपने आर का दिया है, आपने में फॉर्म डाला है, तो वहां पे कंप्यूटर कंपलसरी था, ठीक है, 1 ईयर का, ठीक है, जिसमें आपने ADCA या, ठीक है, या ओ लेवल का कोई भी 1 साल का कोर्स करके रखा होगा। तो आपको ये भी पहले से लगभग में, मुझे नहीं लगता है कि कंप्यूटर से ज़्यादातर लोग परिचित नहीं होंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, तो कंप्यूटर तो ऑफकोर्स उनके, ठीक है, आज के प्रेजेंट, अगर आज वर्तमान समय की बात की जाए तो कंप्यूटर एक वर्तमान जरूरत हो गई है। हर इंसान किसी ना किसी रूम में कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग मोबाइल से कंप्यूटर की नॉलेज ले लेते हैं, तो कुछ लोग चला के ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ट्रिपल सी और इसकी, आजकल तो स्कूलों में भी कंप्यूटर की एक बुक आती है, ठीक है। तो एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए, CPU, ठीक है, मॉनिटर, लैप और कीबोर्ड, माउस कैसे यूज करना है, ठीक है। और ठीक है, कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट, इनपुट, ठीक है। टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो टाइपिंग को सीख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको खंड दूसरा बता ही दिया है, ठीक है, जिसमें से 6 टॉपिकों में से 5 टॉपिक ही आएंगे, ठीक है। पर्यायवाची हट जाएगा, पर्यायवाची जगह जो मुहावरा एवं लोकोक्ति ने ले ली है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं खंड 2 में। तो इस तरह से ये आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब आपको उम्मीद है कि आपको मतलब कि प्री और मेंस में क्या क्या आना है ये आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, कब पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये सब हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। और जो क्लासेस चलती हैं वो फ्री हैं, ठीक है, आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें। आपको जो कि पत्र के बारे में जो भी जानकारी है, ठीक है, हम आपको पूर्व ज्ञान से साथ मिलाकर आपको नए ज्ञान से जोड़ने के पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको ये जो पत्र की जो समस्या है वो आपको बहुत ज़्यादा डराए ना, बहुत आसानी से आप इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से आप हल कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हिंदी के निबंध के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हिंदी निबंध के बारे में भी, ठीक है। तो देखो, हिंदी में जो समय होगा 3 घंटे का होगा, हिंदी का जो निबंध होगा, ठीक है। अब निबंध के बारे में हम इसीलिए आपको बात कर रहे थे साहित्य की, ठीक है, साहित्य के बारे में बात की थी, तो हमने हिंदी के निबंध के बारे में बात की थी, ठीक है, कि आपका साहित्य जितना अच्छा होगा, यानी कि आपको पढ़ने की जितनी प्रक्रिया होगी, ठीक है, वो सभी आपको हिंदी में आपको समाहित करनी पड़ेगी। आपका शब्द भंडार जितना अच्छा होगा वो आपके सभी काम हिंदी के निबंध में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो शब्द हैं वो निबंध को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा सुंदरता बिखेरते हैं निबंध में, ठीक है। आपके शब्दों से ही आप ऐसे शब्दों को चुनिए जो निबंध में बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, कहते ना, शब्द कम ही सही, ठीक है, लेकिन वो प्रकाश डाल दे, ये मान के चलो एकदम सुंदरता बिखेर दे, ठीक है। तो टोटल शब्दों की सीमा होगी 600, जिसमें साहित्य और संस्कृति के बारे में आपसे बात की जाएगी, सामाजिक क्षेत्र के बारे में बात की जाए और राजनीतिक क्षेत्र के बारे में बात की जाए। ये सभी चीजें आप
आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आप समाज से जुड़े होगे, राजनीति के बारे में आप चर्चा में रहे होगे, आपको पता होगा कि आज प्रेजेंट टाइम की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो राजनीति है वो किस तरह वर्क कर रही है। साहित्य और संस्कृति के बारे में जो कि आज प्रेजेंट टाइम है, यानी कि जो करंट की जो साहित्य और संस्कृति के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, उनसे रिलेटिव आपको एक निबंध लिखना होगा, तैयार करना होगा, ठीक है। जब आप हिंदी के निबंध में आप जब आपके पास आएगा टाइम, ठीक है, तब आप साहित्य और संस्कृति के बारे में, सामाजिक क्षेत्र के बारे में और राजनीतिक के क्षेत्र के बारे में आप अच्छा खासा अपना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो टोटल शब्दों की सीमा कितनी होगी? 600 शब्दों में आपको ये सब करना होगा, ठीक है। विज्ञान और पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, देखो ये जो कुछ चीजें होती ना, ये आज प्रेजेंट टाइम में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, समाचार देख रहे हो, तो ये आपको आसानी से आप तैयार कर लोगे इसको, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये सब क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़पेपर में ऑलरेडी ये आता ही रहता है कि विज्ञान के बारे में, पर्यावरण के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में आपको हाल ही फिलहाल में पता हो, ठीक है, कि पर्यावरण का नाश किया गया था, बहुत सारे जंगल काट दिए गए थे, लोगों ने बहुत सारा प्रदर्शन किया था, ये भी आप सब ऐड कर सकते हो। विज्ञान के बारे में आप लिख सकते हो कि बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण को कैसे खतरा है, पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। ये सब चीजें आप ऑलरेडी इन सब चीजों से परिचित हो, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो ठीक है, हमारी जो इकोनॉमिकल, जो हमारी जो आर्थिक स्थिति वो किस तरह की है, हम विकासशील देशों में हैं या विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जो भारत है वो विश्व गुरु के नाम से जाने लगा है, ठीक है। कैसे, ठीक है ना, कैसे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अच्छी खासी। कृषि और व्यापार के बारे में बात की जाए तो हमारा आपको पता है कि लगभग भारत में लगभग 54%, ठीक है, लगभग 54% जो लोग हैं वो कृषि पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, पूरी तरह कृषि पर आधारित हैं, ठीक है। व्यापार के बारे में देखेंगे, जैसे कि व्यापार होता है जो कि, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कैसे हो सकता है, कृषि से ही रिलेटिव मान लो, ठीक है, कि जो कि चावल होते हैं वो आते हैं, वो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो, ठीक है, यूपी के भी बारे में बात की जाए तो हम यूपी में हम गन्ना के मामले में प्रथम स्थान पर हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, ठीक है। उसके बाद गेहूं के मामले में भी हम प्रथम स्थान पर हैं, ठीक है। यूपी में हम गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, इन सब में मामले में हम प्रथम स्थान पर हैं, जो कि बाहर के देशों में, बाहर के राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। और मान के चलो तो आपको पता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पर, ये सब चीजें हम ऐड करेंगे इन्हीं में, ठीक है। तो हम इस तरह से हम जो ये इस वाले सेक्शन को अच्छे से कवर कर पाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, देखो ये सब चीजें हैं, लगभग में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत सारी अच्छी चीजें बन जाएंगी, आपका एक अच्छा सा मटेरियल तैयार हो जाएगा, आप वहां से अच्छे से तैयार करते रहिए, ठीक है। जो भी मुख्य चीजें आपको लगे वो किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि, ठीक है, आपको पता है कि कैसा चल रहा है, हमारा देश पड़ोसी देशों के साथ कैसा व्यवहार है, ठीक है, हमारे देश का पड़ोसी देशों के साथ कैसा व्यवहार है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, जो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसमें से भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ की स्थिति हो गई, सूखा पड़ गया, ठीक है। तो इस तरह की जो आपदाएं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, हम गहन अध्ययन करेंगे, जिससे कि ये सब आपका क्या तैयार करेगा, निबंध तैयार करेगा, ठीक है। यानी कि निबंध में जितनी गहराई होगी, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बारे में, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये भी एक योजना ही है, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको राष्ट्रीय विकास योजना तैयार होगी, ठीक है। यानी कि एक साल के अंदर जो भी चीजें आई हैं, आप कुछ नहीं तो आप एक साल के करंट अफेयर्स को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिए, क्या चीजें घट रही हैं, ठीक है, या किन चीजों को घटने की संभावना है, थोड़ा सा नजर रखिएगा, ठीक है, जिससे कि ये सब चीजें आपका क्या करेंगे, ये सब चीजें आपका निबंध तैयार करेंगे, ठीक है। यानी कि हम आप कह सकते हैं कि आपके आसपास की जो भी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं, वो सभी चीजें आप समाहित कर सकते हैं निबंधों में, जिससे कि आपका जो निबंध है वो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। उस अपने शब्दों को अच्छे से चुनकर लिखिएगा, ठीक है। जब समय आए तो हम आपको इसमें पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब हम आएंगे कंक्लूजन पर, ठीक है, हमारा निष्कर्ष क्या निकला है उस पर अब बात करेंगे, ठीक है। इतनी सारी जो हमने स्ट्रेटजी देखी है, कहाँ से क्या बनेगा, कैसे लिखा जाएगा, इन सब के बारे में बात की है, कितने टॉपिक्स होंगे, कौन सा टॉपिक छोड़ा जाएगा, किस टॉपिक
पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन सब चीज़ों पे चर्चा की है हमने, ठीक है। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। तो देखो, प्री और मेंस का कंक्लूजन है, ठीक है, प्री और मेंस, ठीक है। प्री में देखो हिंदी के बारे में बात की जाए, देखो हिंदी के बारे में अगर बात करें तो हिंदी के 60 क्वेश्चन बनेंगे प्री में ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एमसीक्यू। उसके बाद और जो मेंस में लगभग 400 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, 400 नंबर के होंगे, ठीक है। मेंस में 400 नंबर का आएगा हिंदी और प्री में 60, टोटल मिला के हो जाएंगे 460, ठीक है। वहीं अगर जीएस पोर्शन के बारे में बात की जाए तो जीएस में 140 एमसीक्यू बनेंगे, यानी 40 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और मेंस में बात की जाए तो 120 क्वेश्चन बनेंगे, टोटल हो जाएगी क्वेश्चनों की संख्या 260, ठीक है, 260 क्वेश्चन बनेंगे और हिंदी से 460, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, डन। उसके बाद देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हिंदी पर ध्यान ना देकर जीएस को बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, जबकि अगर हमें ध्यान दें, ठीक है, जीएस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जबकि करना क्या चाहिए कि हमें जितना जीएस पर ध्यान दें उतना ही हिंदी पर भी ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि अगर हिंदी में जीएस में अगर आप बात की जाए प्री में, तो अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर लेते हो, और हिंदी में अगर आप, ठीक है, अगर आप हिंदी में अगर आप 60 क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आप लगभग 55 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लेते हो, तो लगभग आपकी टोटल जो कट ऑफ है वो 125 बन जाएगी, जो कि काफ़ी सफिशियंट कट ऑफ होगी आपको आरओ के एग्जाम में, ठीक है, प्री क्वालिफाइड करने के लिए, ठीक है, प्री क्वालिफाई करने के लिए ये अच्छी ठीक ठाक कट ऑफ रहेगी। आप और ज़्यादा मेहनत कर लो तो लगभग 70 से 80 से, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ 70 से लेकर 80 तक आप मान के चलिए कि जो कट ऑफ है वो लगभग 125 के आसपास ही जाएगी, जिसमें से आप जीएस पोर्शन में लगभग 70 से लेकर 80 क्वेश्चन तक सही अटेम्प्ट कर लो, और हिंदी में लगभग 60 से 50 क्वेश्चन के बीच में सही अटेम्प्ट कर लो, यानी कि 55, 56, 57, 54, ठीक है, ये पर्याप्त हो जाएंगे। आप अच्छी मेहनत करोगे तो हो सकता है कि आप 60 में से लगभग 58 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने किया भी है। अगर मेंस में बात की जाए तो 400, जो कि 400 हिंदी में 400 क्वेश्चन 400 नंबर का आएगा, ठीक है, और मेंस में जीएस 120 नंबर का आएगा, ठीक है। तो हमें हिंदी को छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, और डेली बेसिस पे, जो कि हमारे प्री के 6 टॉपिक हैं, ठीक है, 6 टॉपिक हैं, डेली बेसिस पे मान के चलो आपको 6 टॉपिक में से लगभग 20 प्रश्न डेली तैयार करके चलने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका जो शब्दकोश है वो बढ़ेगा, और आपकी प्रैक्टिस भी आगे चलती रहेगी। प्रैक्टिस की क्लासेस चलेंगी, आप उनको डेली से देखिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर पूछिए, या आप कमेंट बॉक्स में आप जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है, आप उसके लिए निश्चित रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी जान सकें कि कहाँ पर उनको अच्छी तैयारी की जाएगी, ठीक है। 27 जुलाई का एग्जाम है आपका, और कोशिश करेंगे 27 जुलाई से पहले, ठीक है, जो कि जीएस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा जीएस से पहले, उसके साथ ही प्रैक्टिस भी कंप्लीट होगी जीएस की, ठीक है। और हिंदी कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं कंप्लीट है कि 27 जुलाई से पहले हिंदी का पूरा पेपर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्री का, ठीक है, प्री का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही रिवीजन भी होगा, रिवीजन की क्लासेस चलेंगी, साथ ही प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, प्रैक्टिस भी चलेगी, रिवीजन भी होगा, ठीक है, रिवीजन भी होगा, और साथ ही पूरे के पूरे थ्योरी मामला भी, ठीक है, थ्योरी मामला भी सब कुछ एकदम कंप्लीट तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो लगे रहिए, बने रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।